बच्चों, हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें कल हमने पीएन जंक्शन कर लिया था। देखिए, पीएन जंक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर पी और एन क्रिस्टल को आपस में मिला दिया जाए तो पी क्रिस्टल के थोड़े से होल और एन क्रिस्टल के थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ये जो डिफ्यूज होते हैं ना, इसके कारण भी कुछ करंट बहता है। इस करंट का नाम है डिफ्यूजन करंट। तो आप बात को समझिए कि जैसे हमने पी क्रिस्टल एन क्रिस्टल को आपस में जोड़ा तो इधर के थोड़े से होल, इधर के थोड़े से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, जुड़ गए। जुड़ने से क्या हुआ, पी क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एन क्रिस्टल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चार्ज आया है, चार्ज कैरियर नहीं आए, चार्ज कैरियर खत्म हुए हैं। मतलब चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। चार्ज कैरियर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं। उनकी डेथ होने के बाद में चार्ज आया है, चार्ज कैरियर्स खत्म हो गए। इसका मतलब ये जो लेयर बनी है ना जंक्शन के दोनों तरफ, इस लेयर में चार्ज कैरियर नहीं है, करंट कैरियर नहीं है। जब करंट कैरियर नहीं है तो भले ही चार्ज हो, वो डिप्लेशन लेयर जो है ना वो करंट फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, करंट फ्लो में एक बैरियर क्रिएट करेगी। अब ये डिप्लेशन लेयर अगर किसी तरह से पतली हो जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि करंट इजीली फ्लो होगा। और अगर डिप्लेशन लेयर एक्सटेंड हो जाए तो करंट डिफिकल्ट फ्लो होगा। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये बड़ी जोरदार प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं एज ए डायोड। तो आज हम डिस्कस करेंगे पी एन डायोड। तो देखिए, अपना आज का टॉपिक है पी एन डायोड। देखिए, पी एन डायोड का मतलब क्या है। पी एन क्रिस्टल जो है ना, पी एन जंक्शन, इफ गिवन फॉरवर्ड बायस, then EG current flows. PN junction if given forward bias, then EG current flows, है ना। And if given backward bias, reverse bias, backward or reverse bias, a difficult current becomes very difficult to flow, है ना। It becomes very difficult to flow current, अब आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आपका जो है ना बायसिंग का जो मतलब है ना वो बड़ा क्लियर है ना। बायसिंग का मतलब बड़ा क्लियर है। फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब हमेशा यही निकाला जाएगा, क्या, P कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, ये फॉरवर्ड बायस होगा। P कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, हाँ जी। एंड N कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब ही फॉरवर्ड बायस होगा, नेगेटिव टर्मिनल, है ना। ये दोनों टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट। और रिवर्स बायस का मतलब या बैकवर्ड बायस का मतलब है P को आप नेगेटिव से कनेक्ट करो, बैकवर्ड और रिवर्स बायस। इसका मतलब है आपने P को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, नेगेटिव टर्मिनल, और आपने N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई से कनेक्ट किया है। ये आपका क्या है, एक मिनट जरा, ये आपका बैकवर्ड और रिवर्स बायस है। चलिए, अब जब हम ये बात कर चुके हैं कि भाई ऐसा होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इसका हम यूज करते हैं डायोड के लिए। तो देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पीएन जंक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पीएन जंक्शन junction indicates
indicates that for normal conditions of applied voltage, EG current flows only in a fixed direction, that is P2N। मतलब आपका P2N ही करंट फ्लो होता है, N2P करंट फ्लो होता ही नहीं है इजी वे में। देखिए मैं पीएन जंक्शन का जो है ना ग्राफ बना रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ना। तो आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पीएन जंक्शन, तो देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पीएन जंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है कि आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि क्या हो रहा है। देखो ये इस तरह का कर्व है पीएन जंक्शन के लिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना रहा हूँ। ये ऐसा सीन है बेटा, यहाँ हम लगाएंगे वोल्टेज है ना। सो दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। ओके, ये ओरिजिन है 0 0 है। यहाँ पर हम कहते हैं प्लस V, इसको हम कहते हैं माइनस V। प्लस V का मतलब है फॉरवर्ड बायस, प्लस V का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है बेटा। माइनस V का मतलब है रिवर्स बायस। प्लस I का मतलब है फॉरवर्ड करंट और माइनस I का मतलब है रिवर्स करंट, माइनस I। ओके, मैं आपको एक बहुत ही जोरदार बात बताता हूँ। फॉरवर्ड बायस में जो वोल्ट है इसको हम वोल्ट में नापेंगे, इसकी यूनिट है वोल्ट। लेकिन यहाँ हम जो रिवर्स बायस में है इसको किलो वोल्ट में नापेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में अगर आप छोटा मोटा वोल्टेज लगाओगे ना, हल्का फुल्का सा, तो कुछ नहीं होने वाला, करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तब काम चलेगा, है ना। तो देखिए ये आपका फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पर हम करंट को नापते हैं मिली एम्पियर में, यहाँ हम करंट को मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर में। देखिए इस कंसेप्ट को पकड़िए कि ये मेजरमेंट ऐसा क्यों हो रहा है, वोल्ट एंड मिली एम्पियर। यहाँ किलो वोल्ट है, यहाँ माइक्रो एम्पियर है। द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आप देखो मैं छोटे छोटे पीएन डायोड बना देता हूँ यहाँ पे आपके समझने के लिए कि ये आपका P था, ये आपका N था, इसमें डिप्लेशन लेयर यहाँ बन गया था जिसमें कोई भी करंट कैरियर नहीं था। आपने जब इसको फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट किया, एक प्लस लगाया और एक माइनस लगाया, राइट। अब ये वोल्टेज है बेटा, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, करेक्ट। अब यहाँ से पॉजिटिव में ये होल्स जो है ना इधर शिफ्ट हो गए, इधर की तरफ शिफ्टिंग होगी होल्स की बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी इधर की तरफ। कुल मिलाकर के डिप्लेशन लेयर विल बिकम कॉम्प्रेस्ड। तो डिप्लेशन लेयर का कॉम्प्रेशन होगा, कॉम्प्रेशन होगा, पतली बन जाएगी, इजी करंट फ्लो होगा, बहुत आराम से करंट फ्लो होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर ये चक्कर बस इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहेंगे, इजी करंट विल फ्लो, राइट। इसलिए हमने इसको वोल्ट में नापा है और उसको मिली एम्पियर में नापा है। लेकिन जब रिवर्स बायस लगाते हैं आप तो सारा मामला पलटी खा जाता है। देखो रिवर्स बायस में हाल क्या हो जाते हैं, मैं यहाँ बना दूँ, चलो यहीं बना देते हैं ना। आप रिवर्स बायस को समझने की कोशिश करें। रिवर्स बायस में हमारे जो टर्मिनल है ना इनको हम उल्टा कर देते हैं बेटा, इधर बना देते हैं माइनस, इधर बना देते हैं प्लस। अब देखो क्या होने जा रहा है, आपका डिप्लेशन लेयर यहाँ है ना, आपका डिप्लेशन लेयर यहाँ है। अब जब ये डिप्लेशन लेयर है, ये माइनस है और ये प्लस है ना। अब क्या होने जा रहा है, ये माइनस होल्स को अट्रैक्ट करता है, उधर वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, यानी कि नो चांस ऑफ कॉम्प्रेशन ऑफ द डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर इज नॉट गोइंग टू बी कंप्रेस्ड, बल्कि एक्सटेंड हो जाएगी। अच्छा अब क्या होगा, अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं
है ना। जैसे यहाँ जो वोल्टेज था वो तो नॉर्मल वोल्टेज जो अपना आता है 100-200 वोल्ट, कोई खास बात नहीं। अब आप वोल्ट को बढ़ाते बढ़ाते 500 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, 2000 कर देते हैं, 3000 कर देते हैं, तो फिर यहाँ कुछ पंगा होना शुरू होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज क्रिएट हो गया ना। अब हाई वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने आपको पहले से ही बता रखा है, V/D, कि भाई जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, आप बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, बढ़ा रहे हैं, तो एक ज़माना ऐसा आएगा जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जोरदार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जोरदार हो जाएगा तो क्या होगा, सोचो आप, है ना, ये बात। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जोरदार होगा तो पता है घटना क्या होगी, सोचो 1 मिनट के लिए ज़रा मेरे वीडियो को पॉज करके सोचो। देखिए होने वाला क्या है, जब आपने हाई वोल्टेज दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। यहाँ पर क्या है, मटेरियल है जी, मटेरियल ही तो है भैया, सिलिकॉन, जर्मेनियम या कुछ वही तो है। ज़रा इम्प्योरिटी और मान लो आप, तो मटेरियल ही है, होने को तो मैटर ही है। और मैटर में क्या है, मैटर में एटम मॉलिक्यूल है। एटम मॉलिक्यूल में क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग। अब होता क्या है कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जब टूटना शुरू करते हैं तो बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। अच्छा, अब वो जो कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं ना, तो अचानक से करंट फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है ना। इसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन, इसे कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि एक इतना हाई वोल्टेज लग जाता है कि उस वोल्टेज के कारण आपके कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत सारे टूट जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जब बहुत सारे टूट जाते हैं तो अचानक बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं उनके कारण चार्ज फ्लो स्टार्ट हो जाता है जोरदार। दैट इज कॉल्ड एज जेनर ब्रेकडाउन, और उस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज कहते हैं, करेक्ट, ओके। ये जो जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन होता है ना, ये टेम्पोरेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। यानी जैसे ही आप वोल्टेज कम करोगे, तो वापस रीस्टोर हो जाएगा क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। आपने हाई वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोवलेंट बॉन्ड टूटे, कोवलेंट बॉन्ड टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन मस्त हुए, इलेक्ट्रॉन ने मस्ती मारी, वो मस्ती के कारण करंट बहता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बहता है वो बह तो रहा है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज को डाउन करेंगे, तो ये क्रिस्टल वापस रीस्टोर हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो इसका मतलब जेनर ब्रेकडाउन इज नॉट परमानेंट ब्रेकडाउन, करेक्ट। लेकिन एक दूसरी किस्म का ब्रेकडाउन होता है, उसमें क्या होता है, हम वोल्टेज को बढ़ाते इतना ज़्यादा कर देते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन तो हो ही गया। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं ना, भागा दौड़ी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, फ्लो हो रहा है जी बहुत तगड़ा। अब आप सोचो क्या क्या होने वाला है, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, टकरे तो होंगी, ट्रैफिक जाम होगा भाई। अच्छा, अब और क्या होगा, और मैं बताऊं क्या होगा, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो मॉलिक्यूल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको भी डिसूंग उनको भी तोड़ेंगे कि तुम भी जाओ बाहर। और अब यहां पर जो डैमेज होने वाला है वो परमानेंट डैमेज होगा, दैट इज कॉल्ड एज एवलांस ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अब देखिए, मैं इसका आपको ग्राफ समझा रहा हूं। सबसे पहले अगर वोल्टेज हमने 0 रखा तो करंट 0 था, वोल्टेज 0 तो करंट 0। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे करके वोल्टेज को बढ़ाया फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव, तो आपका करंट बहेगा, इजी करंट बहता, बहुत आराम से बह जाता है। लेकिन इस करंट बहने की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि बस आप बढ़ाते हुए वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट करंट बह जाएगा, नहीं जी, मटेरियल है साहब, इनफाइनाइट करंट कभी नहीं बहेगा। होने वाला क्या है ये कि धीरे धीरे करके एक लिमिट होगी जब ये सैचुरेट हो जाएगा, कि बस उसके बाद में नहीं बहेगा। इट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। इट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, ठीक है ना। तो ये सैचुरेशन होगा वहां पे, ओके। अब इसके बाद हम आते हैं रिवर्स पर। रिवर्स में क्या होता है कि आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बड़ा कम बहता है। देखो, आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो भी करंट कम बहता है,
वोल्टेज बढ़ाते हैं तो भी करंट कम बहता है, कम बहता है, कम बहता है। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और अचानक से बहुत तेज करंट बह जाता है। दिस इज कॉल्ड एज जेनर वोल्टेज। इस वोल्टेज का नाम क्या है? जेनर वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। अब जीनर बोलते हैं, जेनर बोलते हैं, है ना। अब ये जीनर होता है, जेनर होता है, क्या होता है ये ना, ये एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज का गड़बड़ है, ये अपना गड़बड़ नहीं है। अपन तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अपन तो साइंटिफिक हैं भाई। हाँ, इंडियंस आर द ग्रेट साइंटिस्ट। देखो, आप इंडियंस की साइंटिस्ट होने का केवल एक मेजरमेंट है, बहुत बड़ा मेजरमेंट है। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका प्रोनाउंसिएशन कोई दुनिया के अंदर कोई अलग कर सके। हाँ जी, आप एक शब्द जो है ना, एक वर्ड किसी से भी कहलवाओ, प्रोनाउंसिएशन वही आएगा। प्रोनाउंसिएशन कोई बदल नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत प्रोनाउंसिएशन को बदल नहीं सकती। दिस इज द साइंटिफिक लैंग्वेज। हाँ, यहाँ तो अब मैं हूं ना, आप जानते हो मैं कैसे कैसे है, मतलब अंग्रेजी नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो जिसका ब्रेन साइंटिफिक है ना, जैसे मैं तो सोचता ही साइंटिफिकली हूँ, है, तो मैं तो सही से प्रोनाउंसिएशन कभी कर ही नहीं सकता इंग्लिश का। है, रट्टू वाले जो होते हैं ना, जिन्होंने प्रोनाउंसिएशन रट रखा है, वो कर देंगे। शशि थरूर, शशि थरूर जानते हो कौन है? शशि थरूर बहुत, मतलब कांग्रेस का लीडर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। इंग्लिश की नॉलेज उसको ज़बरदस्त है। ऐसे अजीब अजीब से वर्ड्स ढूंढ करके कभी कभी ट्विटर पर डाल देता है कि लोग डिक्शनरी खोलने लग जाते हैं। चलिए खैर, अपन को क्या मतलब जी, अपन तो बात करते हैं जेनर वोल्टेज की। तो ये क्या होता है कि ये टूट टाट गए। अब ये जीनर है, जेनर है, जो भी है ना, हटाओ, आगे बात करते हैं। आगे क्या, अगर कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, जीनर वाली लिमिट को पार कर जाते हैं। तो जैसे ही आप उसको लिमिट को, कभी कभी अचानक से होता है, आप लिमिट पार कर गए, तो अचानक से जब हाई वोल्टेज लगा देते हैं ना, तो फिर आपका ये एवलांस ब्रेकडाउन हो जाता है। एवलांस ब्रेकडाउन। अब देखना, एवलांस जो है ना, इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको मैं छिपा देता हूँ उनको, तो है ना, क्योंकि अब जरूरत नहीं है उसकी। एवलांस की स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं। अब देखिए, इसको कहते हैं एवलांस। आप स्पेलिंग चेक करिए, AVALANCHE। देखो, CHE, एवलांस ब्रेकडाउन। अब इसका प्रोनाउंसिएशन एवलांस है। भाई ये एवलांचे क्यों नहीं है? एवलांचे क्यों नहीं है? वाई एवलांस? एवलांस ब्रेकडाउन। एवलांस में क्या होता है कि भयंकर तोड़फोड़ हो जाती है और डैमेज परमानेंट होता है। डैमेज परमानेंट होता है, यानी एक बार क्रिस्टल को एवलांस ब्रेकडाउन की पोजीशन में चला गया तो फिर वो वेस्ट हो गया, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा सिस्टम में से, जो कि हमें प्रयत्न करना चाहिए कभी एवलांस ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन बने ना जिंदगी में, है ना। जीनर वाला तो हमारे फायदे की चीज़ है। जीनर से तो हम बहुत बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं जीनर वोल्टेज से। तो देखिए, जीनर वोल्टेज के मैं आपको थोड़े से फायदे बता दूँ और आपको समझ में आएंगे, आपको समझ में आएंगे। जीनर वोल्टेज क्या है? एक लिमिट है फिक्स, जो हमें पहले से पता होती है, हर क्रिस्टल की पता रहती है, हर इंस्ट्रूमेंट की पता होती है। अच्छा, अब देखिए इसके यूज कहाँ कहाँ है। इसके यूज बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे आपका कोई मान लो पीएन जंक्शन है, आपने सर्किट में लगा दिया, आपने सर्किट में लगा दिया। अच्छा, अब जैसे ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा जाएगा, है ना, तो अचानक से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हो सकता है वो रेस्ट ऑफ द सर्किट को ऑफ कर दे। हाँ, दोनों तरह से काम कर सकता है, ऑन और ऑफ। वो तो अगर जैसे आपको मान लो सर्किट के पैरेलल में लगा हुआ है तो करंट उधर से ज़्यादा बह जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एकदम से कम हो गया, करंट ज़्यादा बह गया तो बाकी सर्किट ऑफ हो गया। देखो, जैसे मान लो आपके घर में कुछ लगा हुआ है, ये सिस्टम लगा हुआ है आपके घर में, कुछ कुछ है, कुछ है, राइट। अब आपने क्या कर रखा है, इस सारे सिस्टम के पैरेलल में एक वो लगा दिया, डायोड लगा दिया, है ना, जीनर डायोड लगा दिया।
अब क्या होगा, कभी अचानक से अगर सप्लाई वोल्टेज एक लिमिट से बाहर आ गया तो क्या होगा, ये एकदम से करंट ज़्यादा से ज़्यादा इधर से बह जाएगा, इधर से बहते इधर का करंट गायब, फ्यूज टूट गया, करंट ऑफ हो गया। इसको कहते हैं स्विच ऑफ करना, इसको कहते हैं स्विच ऑफ करना। कभी कभी क्या होता है, हम लो वोल्टेज पर किसी चीज़ को चलाना नहीं चाहते। हाँ जी, हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लो वोल्टेज पर चलाना नहीं चाहते, तो फिर क्या करते हैं, हम जेनरल डायोड को स्विच ऑन की तरह काम में ले लेते हैं, उसको सर्किट पे लगा देते हैं, राइट। तो हम उसको फिर रिवर्स में लगाते हैं। ध्यान दीजिए, जनरल डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम आएगा, कभी भी फॉरवर्ड बायस में तो जनरल का मतलब ही नहीं है। फॉरवर्ड बायस में तो जनरल होता ही नहीं है जी, फॉरवर्ड बायस में तो होगा ही नहीं ना। फॉरवर्ड बायस में सिंपल काम करेगा, तो फॉरवर्ड बायस तो सिंपल है, ये वाली चीज़ है जोरदार। तो इसमें वो अगर आपने जो है ना उसको सर्किट के अब ये अलग अलग ढंग से बहुत सारे सर्किट बनाए हुए हैं, बहुत सारे, हर अप्लायंस में लगा हुआ है आजकल, हर अप्लायंस में लगा हुआ है। टेम्परेचर सेंसर में क्या है, अब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है ना वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ अपने आप हो जाता है। एसी में काम आता है टेम्परेचर सेंसर में, देखो एसी में है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचते ही स्विच ऑफ अपने आप हो जाता है एसी। फिर थोड़ा सा जैसे आपका टेम्परेचर डाउन होता है वापस से स्विच ऑन हो जाता है। तो वो क्या होगा कि वो टेम्परेचर की लिमिट उसकी पार हो जाती है कि भाई अब ये आपका या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। वो ऑन ऑफ के लिए वो अरेंज कर देते हैं, मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो, तो आप अपना कर लीजिए अरेंजमेंट। इसके अलावा देखो आजकल एक इलेक्ट्रॉनिक लूप आते हैं, उसके अंदर क्या सिस्टम है कि आपका ठीक है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती रहती है चारों तरफ से, रास्ते में मान लो कोई आ गया बीच में, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगी, वहीं पर स्विच ऑन हो जाएगा, अलार्म बज जाएगा। जैसे मान लो कोई कॉस्टली जो है ना शोरूम है, अब शोरूम के अंदर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक लूप लगा दिया चारों तरफ, सोचो मजे लो जी, जिंदगी के मजे लो, समझो साइंस को। तो क्या हुआ, वो लगा दिया, अब लगा दिया बीच में मान लो रात को चोर आ गए, अब वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लूप लगा हुआ है, चोर को पता नहीं कुछ भी। अब जैसे उस लूप के अंदर घुसने की कोशिश की, अलार्म बज गया, भाग लिया चोर, है डर के बारे ही भाग लिया, राइट, समझ रहे हो आप। तो बहुत सारे मतलब ऐसे सिस्टम होते हैं, राइट। तो ये जनरल डायोड के बहुत सारे यूजेज हैं, ओके। सबसे बड़ा यूज जो है हमारे पीएन जंक्शन का वो है डायोड के फॉर्म में, ठीक। तो चलिए जी हम बात करेंगे अब डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायोड एज अ रेक्टिफायर। ये क्या चीज है जी, तो देखो एज वी नो that diode can flow current. Diode can flow current in a single direction, in a fixed single direction. T to N. As we know that diode can flow current in a fixed single direction P to N for normal voltage range. For normal voltage range. नॉर्मल वोल्टेज रेंज होती है जी। तो ये इस तरह से हो जाता है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि ये पीएन जंक्शन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नॉर्मल वोल्टेज रेंज के लिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC इंटू DC। ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर।
नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखिए मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि कैसे यूज होता है, बड़ा सिंपल सा यूज है ना। तो देखो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो बेटा, मान लो यहां से आपका एसी सिग्नल आ रहा है, क्या आ रहा है, एसी सिग्नल, ये मान लो एसी सिग्नल है। अब साहब एसी सिग्नल सच में होता कैसा है, ऐसा होता है एसी सिग्नल, तो एसी सिग्नल ऐसा होता है जी, और क्या होता है, तो दिस इज योर एसी सिग्नल, है ना। अब इस एसी सिग्नल को हम क्या करते हैं, जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जनरली स्टेप डाउन ही होता है, कभी कभी स्टेप अप भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है कि आप स्टेप डाउन ही लगाएं हमेशा, लेकिन जनरली स्टेप डाउन लगाया जाता है ना, क्योंकि जो हमारे पास आता है ना एसी वोल्टेज, उसको हम लो वोल्टेज पर ही डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जनरली डीसी के वोल्टेज कम होते हैं और एसी के वोल्टेज हाई होते हैं। तो आप जो है ना यहाँ पे लगाइए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को दिखाने का तरीका ये होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई कानून बना हुआ नहीं है कि आपको स्टेप डाउन ही लगाना है, स्टेप अप भी लगाया जा सकता है, एज पर डिजायर, जैसी ज़रूरत है वैसा। चलिए अब जो है आपका सीन ऐसा बनाते हैं, मैं जानबूझ के ऐसा बना रहा हूँ, स्टेप डाउन कर दे रहा हूँ मैं। देखिए स्टेप डाउन स्टेप अप का पता कैसे लगा आपको, स्टेप डाउन का मतलब है प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा टर्न है और सेकेंडरी कॉइल में टर्न कम है, तो ये हो गया। हम यहाँ एक डायोड लगा देते हैं। अब देखिए डायोड का ये रिप्रेजेंटेशन है, ये समझिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन डायोड, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन डायोड, मतलब कोई खास बात नहीं है जी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएन डायोड। देखो ये आपका पीएन जंक्शन था ना, अब ये यहाँ पे डिप्लेशन लेयर थी, इधर पी था, इधर एन था, है ना, आपने पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगना है ना, नेगेटिव टर्मिनल इधर लगना है, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में तो करंट इधर बहेगा, इधर करंट बहेगा, इधर इजी करंट फ्लो होगा, पी टू एन ही करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, करंट इधर बहता है, राइट। अच्छा अब इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ना शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं, एरो ऐसे, और यहाँ पे ये लगा देते हैं। अब ये जो एरो है ना, ये पी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है, वो एन क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आपको ऐसा साइन बना हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि पीएन डायोड है, ओके। अब देखिए क्या होता है, ये आपने पीएन डायोड बना दिया। अब ये पीएन डायोड लगा दिया आपने, यहाँ पर अब हम एक वो लगाते हैं जहाँ पे आपको डीसी चाहिए। भाई देखो बात ये है, आप जो है ना एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो ना एसी को डीसी में कन्वर्ट, तो भाई एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप कुछ यूज लेने के लिए कर रहे हो ना। हम कोई भी काम मुफ्त में तो करते नहीं है, कोई भी काम नहीं करते फालतू में, फालतू में कुछ नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ काम में लेने के लिए किया जाता है। आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू कंज्यूम दिस थिंग। कहीं तो कंज्यूम करोगे, कहीं तो इसका यूज करोगे। जहां आप यूज करते हो उसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, उसे कहते हैं लोड रेजिस्टेंस, आरएल। जैसे मान लो आपने इसको लैपटॉप में काम में लिया, तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। मान लो आप मोबाइल चार्जर में काम ले रहे हो, तो मोबाइल आपका लोड रेजिस्टेंस है ना, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब दिस लोड रेजिस्टेंस इज सम इंस्ट्रूमेंट। तो किसी इंस्ट्रूमेंट में आप काम में लेंगे जहां डीसी रिक्वायर्ड है, या जैसे आपका इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में आप स्टोर करोगे, इन्वर्टर में डीसी कन्वर्ट होता है पहले, एसी जो आता है ना वो पहले डीसी में कन्वर्ट होता है, डीसी में कन्वर्ट होकर के फिर उसमें बैटरी में स्टोर होता है, स्टोर होकर के फिर वापस डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है। देखिए इन्वर्टर में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एसी सप्लाई आई, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया, राइट, कर दिया डीसी में। अब डीसी में कन्वर्ट होने के बाद उसकी जो बैटरी होती है उसमें स्टोर होती है डीसी, बैटरी तो डीसी होती है, उसमें स्टोर होता है। डीसी में से फिर वापस उसको एसी में चेंज किया जाता है, तब आपके पंखे वंखे लाइट जाने के बाद चलती रहती है ना। तो ये देखो आप,
ये आपका लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए हाल क्या हो रहा है, ये बेटा P है और ये N है, तो इसका मतलब करंट तो इधर से ही बहेगा, ऐसे ही बहेगा। अब देखो ये जो AC सर्किट है ना, इसमें क्या होता है, आधे चक्कर में प्लस होता है और आधे चक्कर में माइनस होता है। तो आधे चक्कर में प्लस होगा यहाँ पर, आधे चक्कर में यहाँ प्लस आएगा ना इस साइड में, और इस साइड में माइनस आएगा। जिस साइड जब यहाँ प्लस होगा तब यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस होगा तब यहाँ प्लस होगा। हर आधे चक्कर में पोलैरिटी बदलती है, हर आधे चक्कर में पोलैरिटी बदलती है। जब यहाँ प्लस तब यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस तब यहाँ प्लस, जब यहाँ प्लस तब यहाँ माइनस, ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है। ओके, जब प्लस होता है तो करंट बहता है, डन। जैसे ये माइनस हुआ कट, करंट नहीं बहेगा, फिर नहीं बहेगा, फिर बहेगा, फिर नहीं बहेगा, फिर बहेगा। ये जिंदगी भर चलता रहता है। यानी कि आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो बड़ा ही डेंजर है। ये आपका आउटपुट सिग्नल है, आधी वेव खत्म, इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो कितना आराम से समझ में आया ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, करेक्ट। अब देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर मैं बनाऊं ना यहाँ पे, तो इनपुट आउटपुट सिग्नल के थोड़े से 2-3 बना करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये आपका इनपुट सिग्नल है ना, तो ये इसका एक साइकिल हुआ, ये इसका एक साइकिल हुआ, अब ये इसका दूसरा साइकिल हुआ, अब ये इसका तीसरा साइकिल हुआ ना। अब अगर ये 3 साइकिल वहां जा रहे हैं तो यहाँ क्या हाल होगा देखना, जो आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल में इसका आधा आधा साइकिल डेथ हो जाएगी, तो आपका ये ऐसा बचेगा, आपका ये ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा, राइट। ओके, इसे कहते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी न्यू, इनपुट फ्रीक्वेंसी न्यू, इनपुट फ्रीक्वेंसी न्यू, है ना। इसे कहते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी इन आउटपुट सिग्नल, रिपल बोलते हैं बेटा इसको। ये तो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो AC की फ्रीक्वेंसी होती है, जनरली हमारे इंडिया में 50 होती है, USA और अमेरिका के कुछ अगल बगल के देशों में 60 होती है, तो ये 50 होती है हमारे इंडिया के अंदर। आपका जो रिपल फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपका यहाँ पर न्यू ही रहेगा। न्यू क्यों रहेगा, हर साइकिल के लिए एक जो है ना पहाड़ बन रहा है, एक जो है ना ये क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बन रहा है, क्रेस्ट होता है ना, हाँ ये क्रेस्ट बन रहा है, एक क्रेस्ट बन रहा है। ट्रफ्स सारे कैंसिल हो गए, तो एक साइकिल के लिए एक रिपलिंग हो रही है, इसको रिपल कहते हैं, तो दैट इज रिपल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम आपको जो है ना हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे कि बच्चों अचानक से पता नहीं सिस्टम बंद हो गया था, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने नोट कर ही रखा होगा अब तक का। तो हम बात कर रहे थे रिजल्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। देखो रिजल्ट्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो पहला रिजल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो पहला रिजल्ट था हमारा क्या, रिपल फ्रीक्वेंसी, है ना, रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी तो आपकी न्यू ही रहेगी, राइट। दूसरा रिजल्ट है हमारा IRMS, ये IRMS है I0/2। ये बड़ा ध्यान देने की बात है कि I0/2 कैसे आया IRMS, उसी फंडामेंटल डेफिनेशन से आया है जो आपने की थी। बस अब यहाँ क्या चक्कर हो रहा है IRMS में, यहाँ जो मामला है ना IRMS का, वो बेटा ये है कि IRMS की कैलकुलेशन ऐसे हुई है, आपका जो था ना वो I0² sin² ω t था, dt था, आपने 0 से लेके t तक आप इंटीग्रेट करते थे। अब हम t/2 तक करेंगे और भाग लगाएंगे पूरे t का। ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें आधा ही साइकिल अवेलेबल है हमारे पास। हमने IRMS किया था ना, RMS का मतलब स्क्वायर करिए, फिर मीन निकालिए, फिर रूट लीजिए, यही था ना। तो ये आपने 0 से t/2 तक किया और ये t तक लिया। अब जब आपकी इसकी कैलकुलेशन करेंगे, देखिए उस समय जो हमने किया था ना AC वाले चैप्टर में RMS, उसमें हमने स्क्वायर किया था, 0 से t तक की हमने लिमिट ली थी,
और फिर हमने टी का भाग लगाया था, फिर हमने रूट लिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, 0 से t/2 तक की लिमिट ले रहे हैं, टी का भाग लगा रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल का ही लेना है आरएमएस, तो इसलिए ये आपका I0/2 आ रहा है। इसी तरीके से ERMS आपका क्या आएगा, E0/2 आएगा। ओके, सॉरी, E0/2। ओके, चलिए तीसरी बात करेंगे हम आई एवरेज। आई एवरेज जो होता है इसे कहेंगे हम I0/π। ई एवरेज को E0/π कहेंगे। ये बिल्कुल आपके हाफ वेव के कारण है, आधी वेव आपकी खत्म हो गई है ना। अच्छा, अब देखिए मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं आपको कि दिस आउटपुट इज मिक्सचर ऑफ AC एंड DC, दिस इज नॉट प्योर, दिस इज नॉट प्योर। तो ध्यान दीजिए, आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द रेक्टिफायर, rectifier is not a pure DC, देखो बेटा एक बात सुनो, अगर हम प्योर DC की बात करते हैं तो प्योर DC ऐसा होता है, अगर आपके मान लो करंट है या EMF है तो प्योर DC टाइम के साथ में ऐसा होता है। हमारा जो DC आ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर में वो ऐसा आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन इट इज नॉट गुड DC, दिस इज इम्प्योर DC, this DC is considered as mixture of AC and DC. So this output DC signal from the rectifier is considered as mix of AC and DC component। अब ये बड़ी एक चैलेंज वाली बात है कि व्हाट इज DC कंपोनेंट, व्हाट इज AC कंपोनेंट। देखो बेटा, मैंने आपको जो एवरेज बताया ना, ये आपका DC कंपोनेंट है, तो आप ध्यान दो, DC कंपोनेंट ही आपका ये है, तो IDC इज आई एवरेज, ये आपका DC कंपोनेंट है एक्चुअल में, राइट। IRMS क्या है, IRMS मिक्स है दोनों का, तो IRMS इज टोटल AC प्लस DC, AC एंड DC दोनों का टोटल ऐसा IRMS। इस IRMS को हम कहते हैं IAC स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर। अब देखिए DC स्क्वायर जो है ना, इसको हम एवरेज बोलते हैं, तो ये हो जाएगा IAC स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर, आई एवरेज स्क्वायर, है ना। अब बात को समझने की कोशिश करिए, एक्चुअली RMS जो है ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसलिए हमने स्क्वायर करके ही इसको किया है। तो आपके पास में अब देखो, आपको AC कंपोनेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखिए IAC आपका आएगा, थोड़ा सा आप खुद सोचिए, अपने आप जरा दिमाग लगाइए। मैं लिखना चाहता हूं इसको IRMS माइनस आई एवरेज, ये आपका IAC है, अंडर रूट, सॉरी, इसका स्क्वायर करो जी, IRMS का स्क्वायर करो, उधर से एवरेज को इधर ले आओ, आप क्या आ जाएगा। तो ये AC कंपोनेंट है आपका, ये क्या है, AC कंपोनेंट है। चलिए आपके पास में AC कंपोनेंट आ गया। अब मैं दो बातें करूंगा आपसे। पहली बात करूंगा फॉर्म फैक्टर। एक मिनट, कौन से नंबर की बात चल रही थी हमारी, पहले के 3 बातें हो गई थी ना हमारी, RMS हो गया, हाँ 3 बातें हो गई थी, चौथे नंबर की बात पर आ रहे हैं हम, चौथे नंबर की बात पर हम बात करेंगे फॉर्म फैक्टर। एक्चुअली ये फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है आपका RMS अपॉन एवरेज, है ना। तो देखिए IRMS अपॉन एवरेज, ये फॉर्म फैक्टर है। ये फॉर्म फैक्टर एक्चुअल में वेव की जो आउटपुट है ना, सिग्नल, उसकी नेचर को बताता है।
तो अब आपके IRMS जो था वो आपके I0/2 था हाफ वेव रेक्टिफायर में। ये सब बातें किसकी हो रही हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये था I0/π। तो आपका जो रिजल्ट है π/2 आएगा। इट इज ऑल हाफ वेव रेक्टिफायर। वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। ध्यान दीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर की बात अभी हम करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज रिपल फैक्टर। रिपल माने डिस्टर्बेंस, रिपल फैक्टर। देखिए रिपल फ्रीक्वेंसी तो हमने आपको पहले बता दी है ना। रिपल फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, अब हम रिपल फैक्टर की बात करेंगे। डिस्टर्बेंस का फैक्टर कितना है, यानी जो हमको आउटपुट मिला है उसमें कितना तो डीसी है और डिस्टर्बेंस कितना है, तो वो हम रिपल फैक्टर कहते हैं उसको। तो रिपल फैक्टर एक्चुअल में क्या है कि आपका IAC/IDC का रेशियो होता है हमेशा। IAC कंपोनेंट अपॉन IDC कंपोनेंट। देखिए DC कंपोनेंट हमारा डिजायर्ड है और AC कंपोनेंट हमारा अनडिजायर्ड है। हम AC कंपोनेंट चाहते ही नहीं है जी, हम तो चाहते हैं प्योर DC आ जाए रेक्टिफायर में से, लेकिन आएगी नहीं ना। इसको कहते हैं IAC/IDC। अब देखिए IAC अभी हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा है, क्या IAC हमने लिखा है IRMS स्क्वायर माइनस I एवरेज स्क्वायर। अब आपका IDC I एवरेज होता है, तो आप कैलकुलेट करिए जरा क्या आएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर की बातें हो रही हैं इस समय, तो IRMS आपके पास में है और I एवरेज है आपके पास में, ठीक है बेटा। इन दोनों का स्क्वायर करिए, इसको -1 लाइए। ओके, जब आपके पास में ये चीज़ आ गई है ना, तो देखो अब क्या होने वाला है। IRMS ईमानदारी से लिखिए आप, ये फॉर्म फैक्टर है एक्चुअल में, इट इज़ फॉर्म फैक्टर है ना। तो इसको आप फॉर्म फैक्टर बोल सकते हो। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्म फैक्टर बोला था, यहाँ पे ये रखा IRMS/I एवरेज। सो दिस इज फॉर्म फैक्टर। तो इट इज F स्क्वायर फॉर्म फैक्टर -1। अच्छा, इस फॉर्म फैक्टर को आप F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इट इज फॉर्म फैक्टर। ओके, तो आप F स्क्वायर -1 कर दीजिए। जब आप F स्क्वायर -1 करेंगे तो देखो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1, पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.21। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। चलिए अब अपन बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। कितने नंबर पर आ रही है ये? 5 बातें कर चुके ना, हम 6ठी बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर की जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे करेंगे आउटपुट DC पावर अपॉन AC पावर, इनपुट AC। आजकल दिवाली का ज़माना है तो पटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे, है ना। अच्छा, अपने यहाँ तो पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट्स से वहाँ पे पटाखे फोड़ने पर रोक लगा रखी है ना। अब अपना अपना विचार है, अपना अपना तरीका है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, पटाखों से कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। पॉल्यूशन हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। इंडस्ट्रीज के सारे वेस्टेज जो हैं, टोटल इंडस्ट्रीज के वेस्टेज, वो देश की सारी नदियों में जा रहे हैं। उस प्रदूषण की किसी को चिंता नहीं है। एक दिन पटाखे छोड़ने से प्रदूषण होगा, उसकी सारी दुनिया को चिंता है। अब कितना लॉजिकल। चलिए ठीक है, आप पटाखों की चिंता करो, आप पॉल्यूशन हटाओ, पटाखे बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बड़ा काम तो करो जिसके कारण बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है। चलिए, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की जब हम बात करेंगे ना, तो देखो मैं यहाँ पे बात करूँगा मतलब पावर DC पावर, DC आउटपुट पावर है ना, DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, AC इनपुट पावर। अब पता है DC आउटपुट पावर को हम क्या बोलेंगे? DC आउटपुट पावर को हम बोलते हैं DC वाला I एवरेज का स्क्वायर इंटू RL।
आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर एल। अच्छा वो तो हमारा गायब हो गया जो हमारा था ना सारा सिस्टम। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया था, वहीं पर हमें आउटपुट मिलता है, वहीं पर हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट एसी पावर, इनपुट एसी पावर जो था उसको हम कहेंगे हमारा जो IRMS था ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम RL प्लस स्मॉल r से। अब आप कहेंगे ये क्या चक्कर है। देखिए RL है आपका लोड रेजिस्टेंस, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है जो आपने लगाया है ना। लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस है जिसको आप यूज लेने जा रहे हैं। IRMS तो आपका जो है ना RMS वैल्यू है, और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। देखिए कोई ना कोई रेजिस्टेंस डायोड में भी होता है, बिना रेजिस्टेंस वाला आज तक कोई डायोड बना ही नहीं, बिना रेजिस्टेंस वाला आज तक कोई डायोड बना ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है वो, राइट। मैं देखो इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई एवरेज अपॉन IRMS। तो आई एवरेज अपॉन IRMS यानी कि फॉर्म फैक्टर का अपोजिट हो गया ये, है ना। देखो ये 1/f² हो गया इंटू RL अपॉन RL प्लस स्मॉल r का होल, सॉरी ये आपका पास में है। अब देखिए एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1/f² π/2 है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 2/π² इंटू RL अपॉन RL प्लस r। चेक करिए तो ये ईटा है बेटा, इट इज़ द एफिशिएंसी। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 4/π² RL अपॉन R प्लस R। तो ये आपका आएगा कितना, 4 में अपन π² का भाग लगाएंगे तो π² 9.8 है। आई थिंक इट विल कम 0.406, मेरे को ऐसा याद है कुछ है ना। ये आपका आ जाएगा RL अपॉन RL प्लस स्मॉल r। ये परसेंट आएगा बेटा, ये परसेंट आएगा, ये ईटा आया। देखिए क्या किया है हमने, DC आउटपुट पावर और AC इनपुट पावर। एक्चुअल में AC इनपुट पावर हम जो RMS निकल रहा है ना उसको लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो एफिशिएंसी है ना वहीं से निकालनी है हमारे को। भाई हम चाहते हैं DC, तो DC तो हमको इतनी मिल गई, लेकिन इतनी DC में हमारे को इतनी AC भी, मतलब टोटल ये है, इट इज AC प्लस DC, टोटल लेना पड़ेगा ना। तो ये दोनों मिल गई हमारे को, उसमें से हमारे को इतनी मिली, तो ये हमारे यहाँ एक्चुअल में एफिशिएंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर आ गई हमारी। चलिए अब हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में बड़ा मामूली सा अंतर है, आपको मैं समझा देता हूँ। फुल वेव रेक्टिफायर कुछ नहीं, बड़ा आसान है। फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम एक लाइन लिखेंगे, हियर वी यूज मिडल पॉइंट डिवाइडर ट्रांसफार्मर। मिडल पॉइंट डिवाइडर ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है जी, ट्रांसफार्मर। देखिए मिडल पॉइंट डिवाइडर ट्रांसफार्मर क्या बला है, मैं समझा देता हूं आपको। देखो ये आपका जो है ना AC इनपुट है, मान लो यहां से आपका AC इनपुट आ रहा है, तो ये आपका इनपुट सिग्नल है ना। ओके, यहां हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना है, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। देखिए पहले वाली कॉइल के अंदर टर्न्स ज़्यादा हैं और सेकंड कॉइल में टर्न्स कम लगाएंगे हम, जिससे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन सके, है ना। हाँ जी, तो मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम लगा रहा हूँ, कम 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 कम, बस, है ना। अच्छा अब यहाँ हो क्या रहा है, मिडल पॉइंट डिवाइडर ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है। देखो एक डायोड मैं यहाँ लगाता हूँ, एक डायोड मैं यहाँ लगाता हूँ और एक डायोड यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए दो डायोड लगा दिए हैं, कितने डायोड लगा दिए हैं, 2। ये लो जी, ये 2 डायोड लग गए, है ना। अब आप इन दोनों डायोड्स को यहाँ पर एक लोड से कनेक्ट करेंगे, जिस लोड का आप यूज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर एक डिवाइडर पॉइंट होता है, इसको आप आगे पीछे खिसका सकते हो, मतलब मिडल में रखते हैं, जनरली मिडल में रखते हैं। तो
तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, इसे कहते हैं RL। अब आप कहेंगे सर इसका क्या फ़ायदा है, 2 डायोड लगा देने का? बहुत फ़ायदा हो गया, बस खत्म, काम खत्म। देखो कैसे, आधे साइकिल में ये पॉजिटिव, आधे साइकिल में ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव तब ये पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव तब ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव तब ये पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव तब ये नेगेटिव, जब ये नेगेटिव तब ये पॉजिटिव, है ना। चलिए जी, ये हो गया। इधर से आप करंट फ्लो करिए, इधर से आप करंट फ्लो करिए। अब देखो आप क्या होगा, जब इधर प्लस है तो इधर से करंट फ्लो होगा, राइट, इधर से नहीं होगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो इधर से नहीं होगा, इधर से होगा, है ना। फिर जब ये प्लस हो जाएगा तो इधर से होगा, इधर से नहीं होगा। फिर जब ये माइनस होगा तो इधर से होगा, इधर से नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना आप, जिधर से प्लस होगा उधर से करंट फ्लो होगा, जिधर से माइनस होगा उधर से करंट फ्लो नहीं होगा। यानी आधे साइकिल में करंट इधर से फ्लो होगा और आधे साइकिल में करंट इधर से फ्लो होगा। आउटपुट डीसी आपका ऐसा आएगा। अब जरा आप इस बात को तेज स्पीड से समझ लेना है। मतलब एक साइकिल में 2 रिपल बनेंगे, इसका मतलब आपकी रिपल फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। देखो रिपल फ्रीक्वेंसी आपकी 2 न्यू हो गई। इस बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि बात पहले से ही बहुत अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। पहले रिपल फ्रीक्वेंसी न्यू थी, अब 2 न्यू हो गई। एक साइकिल में 2 बार रिपलिंग होगी, है। सीन ऐसा है कि आपका इनपुट ये था, ये कितने हैं आपके 4 है ना ये, हाँ। तो आपको देखो ये ऐसा सीन था, ये जो नेगेटिव था ना ये भी पॉजिटिव बन गया। तो फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है? फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि हमने 2 डायोड लगा दिए। आधी जो हमारी डैमेज हो रही थी पहले वेव कि नेगेटिव पार्ट हमारा ख़त्म हो गया जा रहा था, उसका भी हमने यूज कर लिया है। अब चलिए आप, ये आपका रिपल फ्रीक्वेंसी आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इसके जो है ना रिजल्ट्स, मैं रिजल्ट्स बता देता हूँ, रिजल्ट्स बता देता हूँ। तो रिजल्ट्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कुछ नहीं, वही रिजल्ट्स हैं, बस थोड़ा सा उनमें चेंज आएगा। रिजल्ट्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए हम सारी वही बातें करेंगे। तो मैं नंबर 1 बाई 1 बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं करूँगा IRMS। यहाँ पर आपका IRMS I0/√2 आएगा, यानी वही आया जो हमारा AC में आता था। यहाँ पर आपका I एवरेज भी वही आएगा, I एवरेज भी वही आएगा बेटा, 2I0/π, करेक्ट। तीसरी कैलकुलेशन हम करेंगे AC कंपोनेंट एंड DC कंपोनेंट की, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना। हमने कहा था IRMS इज एक्चुअली IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। DC स्क्वायर को हम एवरेज भी कहते हैं, राइट। तो आपके पास में IAC आ गया था। IAC क्या आया था जी पहले, जरा बताना IAC क्या आया था। तो IAC आपके पास में ये आ जाएगा, देखना। IRMS का स्क्वायर करो माइनस IDC का स्क्वायर करो, बस ये आ गया आपका। IDC माने I एवरेज लिखते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एवरेज ही आपका DC सर्किट है, मतलब DC सिग्नल है। चलिए IAC आ गया आपके पास। अब देखिए चौथी बात, फॉर्म फैक्टर की बात करो। फॉर्म फैक्टर एक्चुअल में आपका RMS/एवरेज होता है। इसका मतलब है कि RMS जो टोटल है वो आपका, और एवरेज को लेते हैं तो फॉर्म बताता है, वो वेव फॉर्म को डिफाइन करता है। तो RMS है आपका I0/√2 और ये है आपका 2I0/π। आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा π/2√2। आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। पहले आया था π/2 आई थिंक, हाँ फॉर्म फैक्टर ये था। फॉर्म फैक्टर को आप F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब की बार में ये फुल वेव वाला है, फुल वेव वाला। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रिपल फैक्टर। वही पुरानी बात, क्या रिपल फैक्टर को हम RF कह सकते हैं। पहले क्या बोला था, RF ही बोला था क्या, या कुछ और बोला था? रिपल फैक्टर को क्या बोला था? रिपल फैक्टर को कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया था, इसको RF कर दो, रिपल फैक्टर।
हाफ वेव रेक्टिफायर का है तो हाफ वेव रेक्टिफायर का कर दो, है ना। अब सब चीज़ें हाफ वेव रेक्टिफायर की थी तो हाफ वेव रेक्टिफायर की कर दो, ईटा हाफ वेव रेक्टिफायर की थी तो एच कर दो, एच माने हाफ वेव रेक्टिफायर। आपका फॉर्म फैक्टर भी हाफ वेव रेक्टिफायर का था, उसको भी एच कर दो, जिससे हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया पुराना वाला। अब हम उसको फुल वेव रेक्टिफायर की कहानी कर रहे हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर की कहानी कर लो जी, इसमें क्या बात है, ये फुल हो गया, है ना। ये अब देखिए रिपल फैक्टर फॉर दी फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर जो है वो आपका क्या आएगा बताओ, एवरेज अपॉन डीसी, है ना, एवरेज अपॉन डीसी, नहीं सॉरी, आई ए सी अपॉन डीसी, आई ए सी अपॉन डीसी था ना, आई ए सी अपॉन आई डी सी। देखो आई ए सी क्या था, हमने पिछली बार भी आई ए सी अपॉन डी सी किया था ना रिपल फैक्टर को, हाँ आई ए सी अपॉन डी सी, डी सी मतलब एवरेज, डी सी मतलब एवरेज। तो चलो आई ए सी, अब आई ए सी आपके पास में ये रखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं देखो इसको लिख रहा हूँ डिटेल में और आप लोग चेक करेंगे, आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई व्हाट, एवरेज का स्क्वायर -1 आएगा, है ना। ये एक्चुअल में फॉर्म फैक्टर है ना। सो दिस इज फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 कर दो, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 कर दो। फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर करना जरा, ये आ रहा है आपका पाई स्क्वायर अपॉन 8, पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1। देखो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 8 आएगा ये, है ना, -1। पाई स्क्वायर अपॉन 8 -1 जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये आपका रिपल फैक्टर जो आता है 0.48 के आसपास आता है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन माई कैलकुलेशंस। पाई स्क्वायर अपॉन 8 का जब करते हैं तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, कर दूं मैं, देखो कैलकुलेटर से कर देता हूँ मैं, पाई स्क्वायर अपॉन 8, उड़ी बाबा, चलिए जी, पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर हो गया। अब हम इस पाई के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड कर दिया जी, ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम -1 करेंगे, -1 करेंगे, करेक्ट, -1 कर दिया। अब हमें इसका रूट चाहिए, ओके। अब इसका रूट कैसे निकालें, चलिए मैं इसका रूट निकालता हूँ, देखो 0.5 कर देता हूँ, है ना, पावर, हाँ 480 आ रहा है, सही है, 0.480 आ रहा है। तो ये आपका रिपल फैक्टर आ गया। चलिए अब हम एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। तो 6 नंबर, एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी वही बात वापस कि हम चाहते थे कि भाई एवरेज एवरेज हो, है ना, तो आई एवरेज पावर, है ना, और जो आई आर एम एस है वो वाली पावर, तो वो पावर में हम दोनों ऐड करेंगे रेजिस्टेंस सारे, डायोड का रेजिस्टेंस भी होता है, और इसमें केवल हम आउटपुट का लेंगे। ध्यान दीजिए आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना एफिशिएंसी का मतलब। तो यहाँ पर हम स्मॉल आर जो है ना वो डायोड का रेजिस्टेंस है, बिना रेजिस्टेंस का कोई डायोड इस दुनिया में पाया नहीं जाता। अब आई एवरेज अपॉन आई आर एम एस, यानी कि फॉर्म फैक्टर का रिवर्स है ये, तो इट इज 1/f² और इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर, राइट। तो अब 1/f² यानी कि 2√2 यानी 8/π² आएगा जी, आर एल प्लस आर, ये आपका आ जाएगा 0.812 अपॉन ये आर एल भी आएगा ऊपर, है ना, या इसको 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर एल भी लिख सकते हो आप, लिखने के तरीके हैं जी, वो तो कोई खास बात नहीं है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज आएगा, ध्यान देना। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो परसेंटेज नहीं आएगा, 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आएगा। पहले भी हमने 100% से मल्टीप्लाई किया था क्या एफिशिएंसी को, नहीं ये परसेंट नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, तब आएगा परसेंट, ये ध्यान रखना, अदरवाइज तो ये फ्रैक्शन ही है ना। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। और कल हम
कल से हम ट्रांजिस्टर की बातें चालू करेंगे। अच्छा, इसके सर्किट्स की बात मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। सर्किट्स विल बी सेम, बिल्कुल सेम, जैसे आपका किरचॉफ लॉ होता था ना, बस आप उसको जो है ना डायोड की जगह वो उसका रेजिस्टेंस लिख देंगे। अगर डायोड रिवर्स बायस में लगा दिया तो आप उसको इन्फाइनाइट कर देंगे, आइडियल डायोड। रिवर्स बायस में लग गया किसी सर्किट में तो इसका रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो गया, यानी वो ब्रेक हो गया सर्किट, टूट गया सर्किट, कोई करंट वरेंट नहीं बहेगा। लेकिन अगर आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाया तो फिर आप उसका सिंपल रेजिस्टेंस जोड़िए, बस खत्म। सर्किट के फॉर्मूले वही हैं सारे के सारे, सेल का वही कंसेप्ट है, E1 + E2 + E3 सीरीज में लगे हैं तो पैरेलल में लगे हैं तो वही होंगे। और आपका यहाँ पे बस एक स्मॉल r लग जाएगा डायोड का रेजिस्टेंस, और कुछ भी नहीं होगा। यानी आपका जो करंट आएगा ना वो क्या आएगा, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस मान लो वहाँ पे 2-4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और स्मॉल r एक डायोड का लग जाएगा बस, यानी कि कोई खास बात है नहीं। तो ये आपका हो गया। कल हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, राइट। चलिए, नमस्ते।